Hello everyone, you all are welcome on Defense Student Community यूट्यूब चैनल। गाइस हम बात करने वाले हैं आज एसए के नक्सलिज्म सीरीज़ के बारे में, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा एसए सीरीज़ है वो यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, एफकेट सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये जो ऐसे रहने वाला है वो बेसिकली नक्सलिज्म के बारे में रहने वाला है। तो गाइस हम शुरू करते हैं अपने ऐसे को। तो क्या है नक्सलिज्म, शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन। द नक्सलिज्म इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इट्स कॉल्ड मनमोहन सिंह इन 2010। 2010 में मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जो नक्सलिज्म है वो भारत में सबसे बड़ा खतरा है। किसके लिए? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इट्स एन एंटी नेशन एक्टिविटीज़ हु सपोर्ट कम्युनिज्म इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? एक एंटी नेशन एक्टिविटी है जो क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। किस में कर रही है? तो कम्युनिज्म को लाने में सपोर्ट कर रही है इन प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो भी लोग नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में जो है वो डेमोक्रेसी ना रहे, कम्युनिज्म लाइक यूएसए आ जाए, ठीक है। वी कैन डिवाइडेड इट फर्दर इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वाज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE एंड सेकेंड इज राइट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि RWE। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, नक्सलिज्म को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो है उसे बोलते हैं हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और दूसरे भाग को बोला जाता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब वाई जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो नक्सलिज्म है यानी कि वाई नक्सलिज्म बर्थ, नक्सलिज्म क्यों पैदा हुआ, ठीक है। तो वी ऑल नो आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 यानी कि 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया था। वी हैव टॉक अबाउट इक्वलिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने क्या करी थी? अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इक्वलिटी लाने की बात करी थी। फॉर द इक्वलिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वी हैव कम अप विद लैंड रिफॉर्म्स। अब हमने क्या किया कि भारत के लोगों में इक्वलिटी आ जाए, इसके लिए जो है वो लैंड रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए। ड्यू टू अनफेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म इट हैड राइज। अब क्या हुआ था कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो थोड़ा गलत हो गया था। कैसे गलत हो गया था? कई जो लोग थे जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, उनको जो ज़मीन दी जा रही थी वो केरला में दी जा रही थी, केरला के लोगों को यूपी में ज़मीन दी जा रही थी। कई जो हमारे जो लेबर थे जिनके पास भूमि नहीं हुआ करते थे उनको बंजर ज़मीनें दी गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ था, उनको सरकार पे से क्या हो गया, विश्वास हट गया, ठीक है। उनको लगा कि सरकार ने उनके साथ धोखेबाजी करी है। अब एक हमारा मॉडल है जिसको हम बोलते हैं महालंबिस मॉडल। इसने क्या करा? महालंबिस मॉडल इन विच टॉक अबाउट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वी फाउंड भिलाई स्टील प्लांट इन प्लेस ऑफ अनफर्टाइल लैंड बट देयर लिव सम ट्राइबल ग्रुप विच हैव नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ कंपनसेशन सो इट ग्रो लाइक अ एंटी डेमोक्रेसी एंड रेज लाइक अ नक्सल। अब क्या हुआ था कि जो हमारा महालंबिस मॉडल था उसने बात करी थी कि भारत में जो बेरोजगारी है, जो अनइक्वलिटी है, उसको दूर करने के लिए क्या करनी चाहिए, हमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए। सरकार ने उनकी बातों को माना और भिलाई में क्या करा कि एक स्टील प्लांट लगा दिया। अब वो जो स्टील प्लांट लगाया गया था वो लगाया गया था एक जंगल के किनारे लगाया गया था जो कि अनफर्टाइल लैंड हुआ करती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस जंगल में कुछ ट्राइबल लोग रहा करते थे। सरकार ने पहले उनसे कहा कि ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं स्टील प्लांट, आप इसमें आकर के काम कर सकते हैं और आप अपना पैसा कमाएंगे, सैलरी उठाएंगे, जिससे आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन सरकार ये भूल गई कि जो हमारे स्टील प्लांट हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें काम करने के लिए क्या चाहिए, स्किल होनी चाहिए। और जो हमारे ट्राइबल लोग थे उनके पास स्किल नहीं था। फिर सरकार ने क्या कहा कि अगर उनके घर उजाड़े गए हैं, तोड़े गए हैं, तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो लोग क्या हो गए, धीरे धीरे एंटी सोशल हो गए और वो लोग भी नक्सल को ज्वाइन कर गए। इन 1947 फ्रॉम 1973, 1947 से लेकर के 1973 के बीच में नो फेयर पावर डिवीजन बिटवीन पंचायत एंड सेंटर, सो विलेज फील एक्सप्लॉयटेड एंड ग्रो लाइक अ नक्सल। अब जो हमारे विलेजर्स हुआ करते थे उस समय क्या था कि जो 1947 से 1973 के बीच में कोई भी जो पावर डिवीजन थी पंचायत और सेंटर के बीच में वो फेयर नहीं हुआ करती थी। तो इससे जो विलेजर थे वो भी किधर की तरफ अट्रैक्टिव हो गए, नक्सल की तरफ अट्रैक्टिव हो गए। अगर हम बात करें फर्स्ट लार्ज नेशनल नक्सल एक्टिविटीज़ हैव सीन इन द वेस्ट बंगाल इन अ नक्सल बारे इन अ 1967। तो 1916 में क्या हुआ कि पहली बार हमने जो देखा वो पहली बार जो एंटी सोशल जिसे बोल सकते हो कि नक्सल
की एक्टिविटीज़ वो हमने वेस्ट बंगाल में देखी, और जगह कौन सी थी, नक्सलबारी वो जगह हुआ करती थी। तो इसी कारण हमने क्या कहा, इसको नक्सल नाम दे दिया, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ था, नक्सलबारी से शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम नक्सल पड़ गया। पीपल डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन विद लोकल पुलिस एंड गेट कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट। अब जो लोग थे वो डायरेक्ट पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन में आ गए थे, और उन्होंने क्या किया था, एक जिले को पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। फर्दर सीपीआई यानी कि एक पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, गेट पावर इन वेस्ट बंगाल एंड केरला, यानी कि वेस्ट बंगाल और केरला में क्या थी, इसने अपनी सरकार बना ली थी। सीपीआई इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द नक्सलिज्म। अब जो हमारी ये सीपीआई थी वो मोस्टली किसके द्वारा डोमिनेट किया करती थी, तो वो नक्सलिज्म जो थे उन्हीं के द्वारा ये चलाई जाती थी। वाई दे ग्रो, अब ये इतनी जल्दी फैल क्यों गए, तो दे ग्रो बिकॉम ऑफ द वेरियस रीजन, बट इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। अब क्या है कि देखो, अब कोई भी जो चीज़ होता है उसके फैलने में बहुत सारी चीज़ें रीज़न हो सकती हैं, लेकिन वैसे ही जो हमारा नक्सल है वो भी फैलने में कई कई सारी चीज़ों का जो है वो कारण रहा था, लेकिन इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल रहा था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फैला। अगर हम बात करें चारू मजुमदार एंड कानू सान्याल की, तो मेड अ नक्सल चार्टर, इन्होंने क्या किया कि एक नक्सल चार्टर को बनाया, इन विच ही मोबिलाइज पीपल टू डू आर्म रिबेलियन टू रिमूव गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या कहा, लोगों को बताना शुरू कर दिया, मोबिलाइज करना शुरू कर दिया कि अगर आप गवर्नमेंट को हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आर्म रिबेलियन करना होगा, ठीक है। चाइना गिव सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ आर्म एंड फंडिंग इन इज आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ। अब क्या था कि जो चाइना था उसने भी हथियार देने शुरू कर दिए और पैसे फंडिंग करनी शुरू कर दी, ताकि क्या हो कि जो हमारा देश में जो है वो नक्सल है वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोविंग फैक्टर ऑफ दिस। अब जो हमारा राजनीतिक कारण है वो भी बहुत ज़्यादा फैक्टर बनता है इसके ग्रोविंग के लिए, और ये इसलिए बनता है क्योंकि क्या करते हैं, देखो राजनीति हमेशा किससे चलती है, अपने फायदे के लिए। तो राजनीति भी क्या होती थी, नक्सल से प्रभावित होती थी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लीडर थे जो नक्सलीज को सपोर्ट किया करते थे, तो क्या था कि ये भी एक रीज़न था जो कि नक्सल जो है वो आगे बढ़ता गया। मेनी अदर फैक्टर्स लाइक लैंग्वेज, नो प्रॉपर पावर टू द आर्म फोर्सेस एंड लोकल सपोर्ट। अब जो हमारा लोकल सपोर्ट है वो भी उनके साथ है। नो पावर, देखो जो प्रॉपर पावर है आर्म फोर्सेस के पास वो उतनी नहीं है जितनी आर्मी की होती है, ठीक है। एंड मेनी अदर लाइक लैंग्वेज बोल सकते हो, लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती तो हमें वहाँ पे सर्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और उनको ग्रो करने में थोड़ी एक तरीके से बोल सकते हो कि बेनिफिशियल रहता है। वाई डू गवर्नमेंट टू स्टॉप इट। अब गवर्नमेंट ने जो है व्हाट डू गवर्नमेंट टू स्टॉप इट, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए क्या काम किया, ठीक है। Counter to Naxal violence, government have done many reforms in which one of that 73rd constitutional amendment, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्टार्टेड पीसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। अब जो गवर्नमेंट थे उसने कई सारे काम किए भाई, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रही तमाशा देखती रही, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे काम किए। गवर्नमेंट ने जो है वो चाहा कि नक्सल वायलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को लाया, ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि जो पंचायत है वो अब कहाँ पे बनेगी, शेड्यूल्ड एरिया में भी बनेगी। शेड्यूल्ड एरिया के लोग भी अपने कानून को बना सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कई सारे स्टेट ऐसे थे जिन्होंने पीसा को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, लागू ही नहीं किया। अब दूसरा क्या किया गवर्नमेंट ने जो है वो डिप्लॉय किया स्पेशल बटालियन ऑफ सीआरपीएफ नेम कोबरा। अब सीआरपीएफ की एक बटालियन होती है जो कि कोबरा बटालियन होती है, ठीक है। ये कोबरा कमांडो होते हैं सीआरपीएफ के। तो इनको डिप्लॉय किया गया कहाँ पे, तो इन नक्सल एरिया में, ताकि जो नक्सल एक्टिविटीज़ है वो कम हो सके। ऑपरेशन ग्रे हॉर्न्स इज स्टार्टेड टू सकम्ब द नेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि नक्सल एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उसको दबाने के लिए ऑपरेशन ग्रे हॉर्न्स भी चलाया गया था। गवर्नमेंट गेव हिम ऑफर टू सरेंडर एंड कम रिहैबिलिशंस, यानी कि रिहैबिलिटेशंस, यानी कि क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने ऑफर करा था बड़े बड़े जो नक्सल्स के लीडर थे उनको कि आप क्या करें, सरेंडर कर दें। सरेंडर करने के बाद हम आपको क्या करेंगे, कुछ पैसे इनाम दे देंगे और साथ में आपको एक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो सरकार ने उन्हें एक ऑफर भी किया था। ऑपरेशन
समाधान इज आल्सो स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो ऑपरेशन समाधान है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि कंक्लूजन क्या रहा, आखिर इतने सारे स्टेप उठाए गए, उनका फ़ायदा क्या रहा? कुछ फ़ायदा रहा? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा रहा था। और आगे क्या हो सकता है इन्हें रोकने के लिए, हम उसके बारे में भी देखेंगे। एज वी टोल्ड आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी। अब जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा था कि जो ये हम नक्सलिज्म है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या है कि आई एम फुल्ली एग्री विथ इट। मैं जो है वो इससे पूरा एक तरीके से बोल सकते हो कि मैं एग्री करता हूँ। इट कम्प्लीमेंट एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इस वाक्य से पूरा ऐसे बोलता हूँ कि एग्री करता हूँ। और मेरे विचार में अगर देखा जाए तो स्टॉप द नक्सल एक्टिविटीज़, अगर आप नक्सल एक्टिविटीज़ को रोकना चाहते हैं तो वी शुड गिव फ्री हैंड टू द सीआरपीएफ। यानी कि मुझे क्या करना होगा, हमें सीआरपीएफ को पूरा फुल फ्रीडम देना होगा। ठीक है, तब जाकर वो क्या कर सकते हैं, नक्सल को रोक सकते हैं। एंड अदर आर्म फोर्सेस, और नॉट ओनली सीआरपीएफ बट बीएसएफ, आईटीबीपी, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस होते हैं उनको आपको क्या करना होगा, फ्री हैंड देना होगा। ठीक है, आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल लाइक जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था फोर्सफुली नहीं, मतलब एक स्मार्ट वे से करा गया था। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए होगा नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, फेमस बंदोपाध्याय कमेटी गेव अ 4D लॉ टू काउंटर दिस। अब एक बंदोपाध्याय हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था कि इस नक्सल को काउंटर करने के लिए हमें एक 4D लॉ दिया था। 4D लॉ में सबसे पहला लॉ क्या था, पहला जो लॉ था वो था डीमोरलाइज। डीमोरलाइज का मतलब होता है कि आप क्या करोगे, यूथ को मोरलाइज नहीं करोगे। ठीक है, उनको हटाओगे, मतलब उनसे कनेक्शन तोड़ोगे कि वो ना जाए किसमें, नक्सलिज्म में। दूसरा ये था कि डी लिंक, यानी कि जो हमारे विलेजर्स हैं उनको हम क्या करें, नक्सल से दूर करें, नक्सल के तरफ उनका अट्रैक्शन ना हो, उनका लिंक ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डी लिंक। डी एलिनेट क्या होता है, डी एलिनेट होता है आप क्या करें, आर्म सप्लाई बंद कर दें। मतलब आपने क्या करने हैं, ऐसे काम करने हैं कि बाहर से जो हथियार आ रहे हैं उनके पास वो ना आए। चौथा क्या था, डेलीगमेट का मतलब था कि जो एक तरीके से क्या थे, जो हमारे भोले भाले विलेजर्स हैं, ठीक है, उनको परेशान ना कर पाए नक्सल्स। तो ये इन्होंने क्या किया था, 4D कंसेप्ट दिया था। आई होप गाइज दिस सेशन विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।